हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग लाए हैं आप लोग के लिए बिहार जीविका भर्ती और पोस्ट आप लोग का अकाउंटेंट था। मैराथन आप लोग का क्लास है और सब्जेक्ट आपका है, 3 ही सब्जेक्ट उसमें दिया गया था। तो ये अकाउंटिंग है, चूंकि अकाउंटिंग का सिलेबस काफी ब्रॉड है, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे तो अकाउंटिंग का एक लेक्चर और प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी चीज, इनकम टैक्स में भी मैंने पूरा कवर नहीं कर पाया था, उसमें थोड़ा सा लास्ट का चैप्टर छूटा है और जीएसटी छूटा है, तो दोनों को मर्ज करके एक लेक्चर और उधर उसका प्रोवाइड कर देंगे। काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का हेल्प आपको मिल जाए या कुछ आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार जीविका अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, क्योंकि 3 टॉपिक थे आपके। एक अकाउंटिंग था, दूसरा ऑडिटिंग था और तीसरा आपका एक तरह से इनकम टैक्स था। नाम तो कुछ और लिखा था लेकिन वो इनकम टैक्स ही है और जीएसटी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, अकाउंटिंग का टॉपिक हमारा पहला लेक्चर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस लिया हूं बेसिक अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से लेकर फाइनल अकाउंट तक। बाकी उसके बाद वाले जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या मान लीजिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कुछ छूटे हुए हैं, इनमें से भी कुछ छूटा हुआ है तो देखेंगे, समय मिलेगा तो दूसरा लेक्चर भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होता है हमारा कि दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि डबल एंट्री सिस्टम से क्या आशय है। दो पृथक पुस्तकों में लेखा, सौदों का दोनों खातों में लेखा, विभिन्न तिथियों में लेखा, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन है डबल एंट्री सिस्टम का, कि जब कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका लेखा दो पक्षों में किया जाए तो सौदे का दोनों खातों में लेखा, मतलब दोनों खातों का मतलब है कि एक खाते को डेबिट, दूसरे खाते को क्रेडिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि सर डायरेक्ट आंसर बताते चलिए। बात तो सही है आपकी, समय कम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 10 सेकंड उस पर थोड़ा समय दे दिया जाएगा तो कुछ और कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी समय के दौरान व्यय पर आय के आधिक्य को कहते हैं। मतलब एक समय के दौरान जब व्यय पर आय के आधिक्य, मतलब हमारा व्यय पर आय का आधिक्य, मतलब व्यय कम है, मतलब एक्सपेंसेस हमारे कम है और इनकम हमारे ज्यादा है। जब इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होगा तो इनकम हमारा सरप्लस होगा। तो उस सरप्लस को हम किस नाम से जानते हैं? लाभ, हानि, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए सोच के, क्या कहा जाएगा? उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्यों? कमाएंगे हम 10 रुपया, खर्च करेंगे 5 रुपया, तो इनकम ही होगा, प्रॉफिट होगा। एक चीज और भी है, अकाउंटिंग का यदि आप लोग चाहते हैं कि बहुत ढेर सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक लेक्चर होगा, 3 पार्ट में होगा, 1000 क्वेश्चनों का मैराथन। ठीक है, 1000 अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे करके होगा, तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। सारा अकाउंटिंग का उसमें पहला ही लेक्चर पढ़ लीजिएगा, काफी उसमें 300 के आसपास उसमें मिलेंगे, मतलब टोटल उसका फोल्डर पढ़ेंगे तो आप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूंजी से आशय है। पूंजी से क्या आशय है? कैपिटल से क्या आशय है? स्वामी द्वारा व्यवसाय में धन लगाना, व्यापार की संपत्तियों पर स्वामी का दावा प्रकट करना, संपत्तियों की सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। पूंजी का मतलब क्या होता है बताइए? पूंजी से क्या आशय है, सोच के बताइए। व्यापार की संपत्तियों पर स्वामी का दावा प्रकट करना, क्या ये पूंजी है? कि व्यापार स्वामी द्वारा व्यवसाय में धन लगाना पूंजी है? बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन यही है और यही है। दोनों ऑप्शन अपने अपने जगह पे सही है कि जब स्वामी व्यवसाय में जो धन लगाता है उसी को हम पूंजी कहते हैं, वो भी सही है। लेकिन व्यापार की संपत्तियों पर स्वामी का दावा प्रकट करना, ये भी एक तरह से पूंजी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस पर मालिकाना हक जो लगाएगा, मालिकाना हक जो करेगा, तो वो व्यापार की पूंजी कहलाएगी या स्वामी की पूंजी कहलाएगी। लेकिन यहां केवल पूंजी कहा है, तो पूंजी का मतलब होता है कि स्वामी के द्वारा जो व्यवसाय में धन लगाया जाता है उसी को हम पूंजी के नाम से
जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से सही नहीं है, गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, मतलब सही नहीं है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, बिल्कुल सही है। लेखांकन व्यवसाय का आधार है, बिल्कुल सही है। लेखांकन व्यवसाय की कला और विज्ञान है, बिल्कुल सही है। लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है, भी गलत है, क्योंकि लेखांकन व्यवसाय के लिए जरूरी होता है। लेखांकन क्या है, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि अकाउंटिंग क्या है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्योंकि बीसीई क्वेश्चन पूछना है, कहीं से भी पूछ सकता है। केवल वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करना, वित्तीय जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करना, वित्तीय जानकारी का व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, संक्षेपण करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना ही लेखांकन है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्यों लेखांकन के अंतर्गत जितनी भी फाइनेंशियल हमारी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसकी समराइजिंग करके एनालिसिस किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये हमारा लेखांकन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है दोहरी प्रविष्टि से क्या आशय है, डबल एंट्री सिस्टम से क्या आशय है। प्रत्येक लेन देन के लिए केवल एक प्रविष्टि करना, प्रत्येक लेन देन के लिए 2 प्रविष्टि करना, एक डेबिट और क्रेडिट, यही सही है। केवल लाभ अथवा हानि खाते में प्रविष्टि करना गलत है, केवल बैंक बैलेंस में प्रविष्टि करना गलत है। सही ऑप्शन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि प्रत्येक लेन देन के लिए 2 प्रविष्टियां करना, जिसमें से एक प्रविष्टि को डेबिट और दूसरी प्रविष्टि को क्रेडिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं। मतलब ये कौन सी संपत्तियां हैं जिसे बड़ी कम टाइम में कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी एसेट्स को हम किस नाम से जानते हैं। अस्थायी संपत्ति, मूर्तमान संपत्ति, तरल संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। लिक्विड एसेट्स के नाम से जाना जाता है उसे। क्यों? क्योंकि जिस एसेट्स को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देते हैं वो लिक्विड एसेट्स होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किस कारण से हुई। कह रहा है कि लेखांकन प्रमाप मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत किन कारणों से पड़ी। प्रबंधकों के स्वनिर्णय के कारण, लेखांकन में एकरूपता लाने के कारण, संस्था में लाभ कमाने के कारण, कम होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारी लेखांकन है, अकाउंटिंग का काम है, उसमें एकरूपता लाया जाए। एकरूपता का मतलब है कि सभी जगह पर, सभी व्यवसायों में एक समान पद्धति को अपनाया जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। लेखांकन नीति के चयन का आधार है, एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय है, एक इकाई की स्थापना या प्रबंध करने के लिए आधार है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें कौन सा। सही ऑप्शन है बी, कि एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का एक समुच्चय को ही लेखांकन मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगला क्वेश्चन भी हमारा है कि भारतीय लेखांकन मानक मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में पूछ रहा है कि 10 का संबंध किसका है। मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक ना, 10 किससे संबंधित है। माल भंडार का मूल्यांकन से, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन से, अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन के से, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 का संबंध है वो अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित होता है। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे भी जा सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, 6 है, 10 है। ये जरूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका यूज हमेशा होता है। वैसे होता तो सबका है, मगर अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ह्रास का लेखांकन होता है। पूछ रहा है ह्रास का लेखांकन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत होता है। AS6, AS10, AS3। 10 तो होगा नहीं क्योंकि अभी पीछे पढ़े थे वो अस्थायी संपत्ति से रिलेटेड है। 6 हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, 6 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है। मतलब स्टॉक के वैल्यूएशन के संबंध में किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। लेखांकन प्रमाप 2, लेखांकन प्रमाप 5, लेखांकन प्रमाप 6, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का यूज किया जाता है किसमें, स्टॉक का वैल्यूएशन में। डेप्रिसिएशन में 6, फिक्स एसेट्स में 10।
अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन मानक बोर्ड ESB की स्थापना की गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत के ऑडिटर जनरल के द्वारा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा, ICWA संस्थान के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कि ICAI भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा, रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट लेखांकन प्रमाप 3 का उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन मिल गए। पूछा भी जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ये भी पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है, तो 3। और अगला क्वेश्चन हमारा मिल गया कि कैश प्रवाह विवरण में के लेखांकन प्रमाप 3 का क्या उद्देश्य है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्या उद्देश्य है भाई, देखिए रोकड़ की प्रकृति की जानकारी करना, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब जर्नल से हम लेजर में किए गए हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जर्नल में कोई एंट्री कर ली है, कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन जब जर्नल से हम लेजर में ले जाते हैं, जिसको हम अब बता देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। जर्नल से हम जिन एंट्रियों को खाता बही में ले जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोस्टिंग, बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग, लेजरिंग। सोच के बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पोस्टिंग उसको कहा जाता है जब लेजर से खाता बही में, जर्नल से खाता बही में ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि मुख्य बही जिसमें सभी वित्तीय लेन देनों को वर्गीकृत और सारांशित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि वो मुख्य बही कौन सी है जिसमें सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, सभी मतलब वित्तीय लेन देनों को क्लासिफाइड करते हैं और उसको समराइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं, लेजर कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस कहते हैं? सोच के बताइए क्या कहते हैं भाई। उसको हम लेजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि लेजर में ही क्लासिफिकेशन का काम किया जाता है। ठीक है। खाता बही का क्या उद्देश्य है? कह रहा है खाता बही मतलब मीन्स लेजर। लेजर का क्या उद्देश्य है भाई, बताइए। व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी करना, ये लेजर का उद्देश्य ही नहीं है। व्यापार के लाभ हानि का निर्धारण करना, ये लेजर लाभ हानि का निर्धारण ही नहीं करता है। एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम जानना, ये सही है। खाता बही का क्या उद्देश्य है हमारा? एक स्वभाव वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एक जगह उसको रखना, एक खाते में समायोजित करना। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है, तो उस खाते के शेष को क्या कहते हैं? मतलब मान लीजिए कोई खाता है, उसके क्रेडिट पक्ष का योग जो टोटल है, उसके डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है, मतलब क्रेडिट पक्ष ज्यादा है और डेबिट पक्ष कम है, तो उसको क्या कहते हैं? ऋणी शेष, धनी शेष, ऋणी धनी दोनों शेष, इनमें से कोई नहीं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? तब भाई उसको धनी शेष कहते हैं। धनी का मीन्स मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, माने ऋणी शेष कहते हैं। खाता बही में लेन देन की अभिलेखित किया जाता है। लिखा है खाता बही में लेन देन को अभिलेखित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कह रहा है कि खाता बही में जो भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्रमानुसार करते हैं कि विश्लेषणात्मक क्रम में करते हैं कि बिना क्रम में करते हैं कि इनमें से कोई नहीं? बताइए किस क्रम में किया जाता है भाई? क्रमानुसार, एक सीक्वेंस से हम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। किससे रिलेटेड है? ट्रायल बैलेंस से। इसमें कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस किस पर आधारित है? ट्रायल बैलेंस किस पर डिपेंड करता है? जर्नल के बाद, लेजर में पोस्टिंग के बाद, कि बैलेंस शीट के बाद, कि बैलेंस शीट और आय विवरण शामिल करने के बाद? भाई जो ट्रायल बैलेंस होता है वो लेजर के बाद पोस्टिंग जब कर ली जाती है तब ना बनाई जाती है, क्योंकि पहले होता है जर्नल, फिर होता है लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस। रोजनामचा में नाम और जमा, नाम मतलब डेबिट, जमा मतलब क्रेडिट, को खाता बही में हस्तांतरण करने की क्रिया कहलाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन पीछे था लेकिन उसमें अंग्रेजी वर्जन लिखा हुआ था। लिखा है कि रोजनामचा में जर्नल में डेबिट और क्रेडिट मदों में खाता बही में, मतलब खाता बही के डेबिट या क्रेडिट साइड में
कोई जर्नल से चीजें ट्रांसफर की जा रही है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण, खतौनी, प्रक्रियाकरण, इनमें से भाई खतौनी कहते हैं, उसी को ना पोस्टिंग कहते हैं। पीछे क्वेश्चन में था, यहाँ नाम चेंज कर दिया गया तो उससे कंफ्यूजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम खाते विवरण पत्र मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट एंड स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? अंतिम खाते अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? अंतिम खाते में तीनों खाते आते हैं। चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट भी आता है, लाभांश खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है। तीनों खाते आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापारी खाता ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान दीजिएगा क्या है व्यापारी खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट मैंने व्यक्तिगत खाता है कि वास्तविक खाता है कि नाम मात्र खाता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो भाई कोई भी जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस हमको निकले, चाहे किसी भी तरीके का निकले, वो सब नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेशियो से रिलेटेड है। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत लाभ का क्या प्रतिशत होगा? अब यहाँ पे देखिएगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 25% है तो कॉस्ट का कितना होगा? तो एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि कोई भी चीज विक्रय है, विक्रय मतलब सेल, और ये है हमारा लागत। ध्यान दीजिएगा, विक्रय का जो 16 सही 2/3% होगा वो लागत का 20% होगा। जो इसका 20% होता है वो अगले का 25% होता है। जो इसका 25% होता है जो उसका 33 सही 1/3% होता है। जो 33 सही 1 इसका 3% होता है वो 50% होता है। और जो इसका 50% होता है वो आपका 100% होता है। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यहां पे कह रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, सेलिंग प्राइस का क्या है? 25% है। तो लागत मूल्य का कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसके सामने वाला आएगा ना 33 सही 1/3 मतलब 33%। ये इधर से भी पूछा जा सकता है और इधर से भी। एक टेबल याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसी टेबल से आपको पता ले लिया। ख्याति वर्गीकृत की जाती है। जो गुडविल हमारी होती है वो क्लासिफाइड की जाती है। किस तरह की एसेट्स होती है? चालू संपत्ति, तरल संपत्ति, चल संपत्ति या दृश्य संपत्ति। भाई इंटेंजेबल एसेट्स होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। गुडविल किस तरह की एसेट्स है? इंटेंजेबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति। दो ऑप्शन इसका कट गया है, देखते हैं। अंतिम खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम खाते मीन्स फाइनल अकाउंट तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं। व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, ये तो अंतिम फाइनल अकाउंट का तो काम ही नहीं है। व्यवसाय का लाभ और हानि और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्ञात करना, यही ऑप्शन आपका सही दिख रहा है कि फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा मेन पर्पज ये होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी कर लें, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी कर लें। यही हमारा फाइनल अकाउंट का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो ऑप्शन नीचे होगा, कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते में आमतौर पर क्या शामिल होता है? कह रहा है कि फाइनल अकाउंट में जनरल तौर पर क्या शामिल होता है? बताइए, फाइनल अकाउंट में क्या शामिल होता है? ट्रेडिंग अकाउंट शामिल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल होता है, बैलेंस शीट शामिल होता है। यही ऑप्शन सही है। जनरल लेजर होता नहीं है, रोकड़ बही कैश बुक पासबुक होता नहीं है, परीक्षा ट्रायल बैलेंस बैंक समाधान विवरण होता नहीं। पहला ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। शुद्ध लाभ, जिसको हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, की गणना किस खाते में की जाती है? बताइए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की गणना किस खाते में की जाती है? ट्रेडिंग खाता में, निर्माण खाता में, लाभांश खाता में कि बैलेंस शीट में? तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की जाती है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि यदि अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक को परीक्षण शेष ट्रायल बैलेंस के बाहर दर्शाया गया, अच्छे से समझिएगा, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का। यदि अंतिम रहतिया बैलेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया गया है तो उसे कहां रिकॉर्ड किया जाता है, कहां लिखा जाता है? तो देखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा,
तो एक जगह दिखाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो 2 जगह दिखाया जाएगा। यहां लिखा है ट्रायल बैलेंस से बाहर दर्शाया गया है, तो ट्रायल बैलेंस से बाहर दर्शाया गया है तो वहां ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। और सपोज करिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो कहां दिखाएंगे, तो केवल बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाया जाएगा। आगे वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष व्यय जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, अप्रत्यक्ष आय जिसको इनडायरेक्ट हम इनकम के नाम से जानते हैं, कह रहा है किस खाते में शामिल किया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम को कहां दिखाया जाता है। प्रश्न ये है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिखाया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता भाई? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लाभ हानि खाता ही एक ऐसा खाता है जिसमें सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। निर्माण खाता बैलेंस शीट में तो दिखाई नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है 31 नंबर, समायोजन प्रविष्टि से रिलेटेड है। समायोजन प्रविष्टि जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जानते हैं, अंतिम खाते तैयार करते समय क्यों की जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडजस्टमेंट जो हमारी एंट्री है फाइनल अकाउंट बनाते समय क्यों तैयार करते हैं। इसीलिए करते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाते समय कुछ पहले से छूटा उटा हो तो वो वहां पे एडजस्टमेंट के तौर पर आ जाए, ताकि हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी हो जाए। लिखा है कि अधिक लाभ दिखाने के लिए, इसके लिए तो कतई नहीं किया जाता है। लेखांकन सिद्धांतों का सही पालन सुनिश्चित करने और सही वित्तीय परिणामों को ज्ञात करने, यही सही ऑप्शन है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उसका सही ढंग से पालन करने, और जिससे कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सही तरीके के नॉलेज हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आगे वाला होगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि वे संपत्तियां जिनका कोई मूल्य न हो किंतु आर्थिक चिट्ठी में दर्शाई जाती है कहलाती है। मतलब ऐसी एसेट्स जिनका रियल में कोई वैल्यू नहीं होता है परंतु बैलेंस शीट बनाते समय चिट्ठे में दिखाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाशवान संपत्ति, ह्रास योग्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति। रियल में वो एसेट्स नहीं है और न ही उसकी कोई वैल्यू है, फिर भी उसे बैलेंस शीट बनाते समय बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, उसे हम कृत्रिम संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम खाते का घटक नहीं है। कह रहा है कि फाइनल अकाउंट का फैक्टर नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट है, लाभ हानि खाता है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस जो है ये फाइनल अकाउंट का फैक्टर नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में 3 ही आते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। उत्पादन शुल्क, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव फीस दर्शाया जाता है। उत्पादन शुल्क कहां दिखाया जाता है? एक चीज और बता दे आपको, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेडिंग है और ये पीएल है। ट्रेडिंग में ध्यान दीजिएगा, उत्पादन से संबंधित सारे खर्चे, सभी प्रत्यक्ष खर्चे, सभी क्रय संबंधी समय खर्चे, सारे आगत खर्चे, ये ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बिक्री से संबंधित सभी खर्चे, अनुत्पादक तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उपार्जित ब्याज मतलब एक्रूड इंटरेस्ट को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। एक्रूड इंटरेस्ट को आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है भाई? संदिग्ध दायित्व में, चालू संपत्ति में, कृत्रिम संपत्ति में, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है चालू संपत्ति में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से जब अंतिम स्टॉक को घटाया जाता है तो इसके बाद क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो भाई जब ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़कर हम क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा, मतलब बिके माल की लागत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। ठीक इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, अनएक्रूड इनकम से संबंधित। अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है, अनएक्रूड कमीशन दिखाया जाता है लाभान खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर, लाभान खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में जोड़कर, लाभान खाते के डेबिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर, इनमें से कोई नहीं। अनएक्रूड जो कमीशन होता है या कोई भी अनएक्रूड इनकम हो, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और जो कमीशन या जो इनकम होगा उसमें से हम घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला है कि आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हस्तांतरित किया जाता है। मतलब आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? लाभान खाते के डेबिट पक्ष में, लाभान खाते के क्रेडिट पक्ष में, कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि माल दान में दिया, माल का समायोजन होगा। माल दान में दे दिए तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा? स्टॉक में से घटाया जाएगा? ना भाई। अंतिम स्टॉक में जोड़ा जाएगा? ना भाई। व्यापार खाते में से, क्रय में से घटाया जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में से, परचेज में से उसको माइनस कर दिया जाता है। क्योंकि माल दान में दिए हैं तो खरीदा गया माल में ही में से दिए हैं तो कम हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि कोई किराया अभी भी भुगतान किया जाना है तो उसे क्या माना जाता है? मतलब कोई रेंट है, अभी पेमेंट करना बाकी है, मतलब ड्यू है, तो उसको हम क्या मानते हैं? प्रीपेड, बकाया किराया, पूर्व किराया, समायोजन प्रविष्टि। तो इसको बकाया किराया मतलब कहा जाता है, माने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किराया अभी भुगतान किया जाना माने अभी देना बाकी है, देना बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग, और एडवांस दे दिया गया उसको प्रीपेड। नेक्स्ट है कि यदि बीमा प्रीमियम का भुगतान अग्रिम रूप से किया गया है तो इसे क्या कहा जाए? मान लीजिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, एडवांस पेमेंट कर दिया गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड व्यय, बकाया व्यय, आय, पूंजी व्यय, तो सही ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है कि आवक गाड़ी भाड़ा को लिखा जाता है। कैरिज इन वर्ड को कहाँ दिखाया जाता है? लाभन खाते में, विक्रय में से घटाया जाएगा, व्यापार खाते के डेबिट में, कि इनमें से कोई नहीं? आपको पीछे बताए थे अभी कि जितना भी आवक होगा, आने वाला होगा खर्चा, वो ट्रेडिंग में दिखाया जाता है। आवक गाड़ी भाड़ा को कहाँ दिखाया जाएगा? व्यापार खाते के डेबिट में। सकल लाभ कह रहा है 50,000 है, बिके माल की लागत हमारा 40,000 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सेल का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? 40,000, और प्रॉफिट कितना दिया है भाई? सकल लाभ है ना, प्लस है ये, तो ये कितना दिया है? 50,000, मिल के कितना हो जाएगा? 90,000। तो सही आंसर क्या होगा? 90,000। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिलहाल तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। पुस्तपालन का क्या अर्थ है? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना ही पुस्तपालन है। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है, मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, इसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं? तो शेयर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, लेनदार होती है, उपयुक्त सभी, मतलब सब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यहां भी क्वेश्चन कट गया है। एक व्यापारी अपने यहां लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, हिसाब किताब अपना अकाउंटिंग रखता है, कह रहा है कि वो किस नेचर को रखता है, मतलब किस स्वरूप को अपनाता है। लागत लेखांकन रखता है? नहीं। एक व्यापारी होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करेगा, वित्तीय लेखांकन, और कोई अकाउंटिंग का यूज नहीं करेगा। देखिए, कर लेखांकन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या था? वित्तीय लेखांकन। अगला है कि हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या कहते हैं? जैसे हिसाब किताब की पुस्तकों में
जो हमारी बही है उसमें निश्चित नियमों के अनुसार यदि हम लेखा कर रहे हैं उस मेथड को क्या कहते हैं? अंकेक्षण, पुस्तपालन, लेखांकन, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई क्या कहा जाता है? पुस्तपालन, बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है कि वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने एवं वर्गीकरण करने एवं सूक्ष्म बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वित्तीय स्वभाव के सौदे, फाइनेंशियल माने वित्त से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या इवेंट, कोई घटना है, मौद्रिक रूप से लेखा करने और उसका वर्गीकरण करने और उसे सूक्ष्म बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? पुस्तपालन, अंकेक्षण, लेखाकार, इनमें से कोई उसे लेखाकरण अर्थात अकाउंटिंग हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उनचास नंबर क्वेश्चन है कि लाभों की आशा न करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि लाभों की आशा न करें। लाभों की मतलब चिंता बिल्कुल ना करिए, जितनी भी संभावित हानियां हैं उस पर हम प्रावधान करें, उसको ध्यान में रखें। कह रहा है कि ये कौन सी परंपरा है? नियमितता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, इनमें से कोई रूढ़िवादिता की परंपरा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान रहती है, इसका कारण है डिफरेंट वर्षों में अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज होती हैं, नियम होते हैं या हिसाब किताब रखने की पद्धति होती है वो एक समान होती है। इसका कारण क्या है? नियमितता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा के इनमें से कोई नहीं। वो किस कारण से रहती है? नियमितता की परंपरा के कारण रहती है। ऑप्शन नंबर ए। तो आपके 50 क्वेश्चन हुए, 50 अभी और बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि रूढ़िवादिता का क्या अर्थ है? रूढ़िवादिता का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, भविष्य के लाभों को अतिरंजित करना, भविष्य के नुकसानों को कम करके आंकना, भविष्य के लाभों को कम करके आंकना, भविष्य के नुकसानों को अतिरंजित करना। बड़ी अच्छा ही क्वेश्चन है तो छोटा ही। बताइए, रूढ़िवादिता का अर्थ होता है कि भविष्य के लाभों को कम करके आंकना। ऑप्शन नंबर सी। व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है, मतलब व्यवसाय अस्तित्व और धारणा का क्या अर्थ है? व्यवसाय का अलग अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ होते हैं, व्यवसाय और महाजन एक साथ होते हैं, इनमें से कोई नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है। व्यवसाय का अस्तित्व अलग होता है, स्वामी अलग होता है, व्यवसाय अलग होता है, इसलिए इसे व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि लागत अवधारणा का क्या अर्थ है? अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है? संपत्ति को उसके बाजार मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए, संपत्ति को उसके मूल लागत पर दर्ज किया जाना चाहिए, संपत्ति को उसके वर्तमान मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए, संपत्ति को दर्ज ही नहीं किया जाना चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि संपत्ति को उसके मूल लागत पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। लेखांकन की पृथक इकाई अवधारणा का क्या अर्थ है? मतलब लेखांकन की पृथक इकाई अवधारणा का क्या अर्थ है? व्यवसाय और मालिक अलग अलग इकाई है, बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय के सभी लेन देन एक ही खाते में दर्ज किए जाते हैं, व्यवसाय के सभी लेन देन अलग अलग खाते में दर्ज किए जाते हैं। व्यवसाय और मालिक एक ही इकाई है। बताइए, पृथक इकाई की अवधारणा क्या कहती है? पहला ऑप्शन सही है, शुरू में ही बताए थे कि व्यवसाय और मालिक का अलग अलग इकाई है, व्यवसाय अलग है, मालिक अलग है। अगला, मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा का क्या अर्थ है? आय और व्यय को एक ही अवधि में दर्ज किया जाना चाहिए, आय और व्यय को अलग अलग अवधियों में दर्ज करना चाहिए, कि केवल आय को दर्ज किया जाना चाहिए, केवल व्यय को दर्ज किया जाना चाहिए? बताइए, मिलान अवधारणा क्या कहती है हमारी? मिलान अवधारणा ये कहती है कि आय और व्यय एक ही अवधि में, एक ही टाइम में, सेम टाइम में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया गया। आपको कह रहा है कि अप्राप्य ऋण मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, ये किस कॉन्सेप्ट, किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया? रूढ़िवादिता, आय व्यय मिलान, पूर्ण प्रकटीकरण, इनमें से कोई नहीं। ये अप्राप्य ऋण जो प्रावधान है, प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट्स है,
और रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चालू व्यवसाय अवधारणा का क्या अर्थ है। चालू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है। व्यवसाय थोड़े समय के लिए चलेगा, व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए चलेगा, व्यवसाय बंद होने वाला है, व्यवसाय को बंद करने की योजना है। बताइए, चालू व्यवसाय की अवधारणा कहती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी। नेक्स्ट है पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा का क्या अर्थ है। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या कहती है? केवल महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा करना, सभी प्रासंगिक जानकारियों का खुलासा करना, कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करना, केवल लाभ और हानि की जानकारी का खुलासा करना। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा हमारी क्या कहती है? यह कहती है कि सभी प्रासंगिक जानकारियों का, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, उसका खुलासा किया जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लेखों का खिड़की प्रदर्शन, मतलब खिड़की प्रदर्शन का मतलब होता है विंडो ड्रेसिंग। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का मतलब है कि हिसाब किताब की पुस्तकों को खूब सजा के रखना, चाहे वो गलते क्यों ना हो, लेकिन देखने में लगे कि खूब सुंदर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, उसी को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या अर्थ है भाई? खूबसूरत ढंग से खातों का प्रस्तुतिकरण, आयकर से बचाने के लिए अधिक हानि दिखाना, निवेश को आकर्षित करने है तो अधिक लाभ दिखाना, इनमें से कोई यही सही है। इन्वेस्टमेंट को अधिक आकर्षित करने के लिए, निवेश को अधिक आकर्षित करने के लिए अधिक लाभ बढ़ाकर दिखाना ही विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी आर्थिक चिट्ठे में फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में फुटनोट के रूप में, मतलब नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है? सारता की अवधारणा, प्रकटीकरण की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा की, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? प्रकटीकरण की अवधारणा। अगला है कि दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। डबल एंट्री जो सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? वित्तीय लेन देनों को केवल एक खाते में दर्ज करना, यह सुनिश्चित करना कि लेखांकन समीकरण सही हमेशा संतुलित रहे, वित्तीय लेन देनों को दर्ज करने में त्रुटियों की संभावना को बढ़ाना, वित्तीय लेन देनों को दर्ज करने में लगने वाले समय को कम करना। सही आंसर है कि यह सुनिश्चित करना कि लेखांकन समीकरण हमेशा संतुलित रहे, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ठीक ढंग से व्यवस्थित रहे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला, दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन समीकरण क्या है? पूछ रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन में दिया गया संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी, नहीं, गलत है। संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी सही है। देयता इक्वल टू संपत्ति माइनस इक्विटी गलत है। इक्विटी इक्वल टू संपत्ति गलत। मतलब हमारी इसका अकाउंटिंग जो इक्वेशन होता है यही होता है कि जो हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स इक्वल टू जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है अब प्लस जितनी भी हमारी ऑनर इक्विटी है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हानियों तथा व्ययों को नाम कीजिए, मतलब जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है उसको डेबिट में लिखिए। नाम मतलब डेबिट कीजिए। अब प्राप्तियों और आयों को जमा कीजिए, मतलब जितनी भी रिसिप्ट हो रही है और इनकम है उसको हम क्रेडिट कीजिए। पूछ रहा है ये किस खाते का नियम है? मतलब सभी हानियों और व्ययों को डेबिट, आयों और लाभों को क्रेडिट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, मतलब नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है। ठीक है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पाने वाले को डेबिट, नाम मीन्स होता है डेबिट और जमा मीन्स होता है क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, कमेंट करिए कौन सा खाते का नियम है? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। व्यक्तिगत खाते का, वास्तविक खाते का, अवास्तविक खाते का, इनमें से कोई नहीं। पर्सनल अकाउंट का नियम है कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारिक छूट दी जाती है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, अक्सर लोगों से गलत हो जाता है। बुक में खोज लीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, यही तीन में से कोई एक होगा।
एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्काउंट तो 2 होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। वही डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है, टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बैंक अधिविकर्ष खाता है, ध्यान दीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा खाता है? बैंक अधिविकर्ष खाता है। व्यक्तिगत खाता है कि वास्तविक खाता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। 2 ऑप्शन नीचे है, कट गया है। अगला क्वेश्चन, दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार जब कोई व्यवसाय माल खरीदता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? क्वेश्चन पढ़िए। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब कोई व्यवसाय माल खरीदता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता कह रहा है डेबिट किया जाता है? खरीद खाता माने परचेज अकाउंट, बिक्री खाता माने सेल्स अकाउंट, नगद खाता कैश अकाउंट, देनदार खाता डेब्टर्स अकाउंट। तो भाई माल खरीदेगा तो परचेज अकाउंट ना डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू जिसके थ्रू खरीदा गया, कैश है तो कैश, कोई और है तो और। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक लेखे की वह कौन सी पुस्तक है, मतलब प्राइमरी बुक की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार किए जाते हैं? बताइए, प्रारंभिक लेखे की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार किए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीधे सीधे किए जाते हैं? स्मारक पुस्तक जर्नल ही है, रोजनामचा जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि वही एक ऐसी पुस्तक है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे हम उसमें एंट्री करते जाते हैं। अगला है 69 नंबर, व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित है? पर्सनल हमारा अकाउंट किससे रिलेटेड है? संपत्ति और दायित्व से, खर्चे और हानि से, देनदार और लेनदार से, कि इनमें से किसी से नहीं? पर्सनल अकाउंट हमारे देनदार और लेनदार से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसी संगठन के सभी लेन देनों को सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है? मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पूछ रहा है सबसे पहले किस पुस्तक में दर्ज किया जाता है? व्यापार खाते में, लेखांकन समीकरण में, मूल प्रविष्टि में, अंतिम प्रविष्टि? मूल प्रविष्टि में, जिसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन दे रहा है, लेन देनों का संक्षिप्त व्याख्या क्यों कहते हैं? जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन को हम किस नाम से जानते हैं? संक्षिप्तीकरण, विवरण, स्पष्टीकरण, जिसको अंग्रेजी में नरेशन कहते हैं। सही नाम है नरेशन। देखते हैं वो जब जर्नल में कोई एंट्री करते हैं तो फला अकाउंट डेबिट टू फला अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ना, तो नीचे उस ट्रांजैक्शन का संक्षिप्त विवरण लिखते हैं, जिसको संक्षिप्तीकरण, स्पष्टीकरण या नरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, एक से अधिक नाम और जमा करने की प्रविष्टि कहलाती है, मतलब एक से अधिक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट। मिश्रित प्रविष्टि, प्रारंभिक लेखे, अंतिम लेखे, इनमें से कोई, उसको मिश्रित लेखे कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसको ज्वाइंट एंट्री या कंपाउंड एंट्री के नाम से भी जानते हैं। जब एक समान ट्रांजैक्शन एक डेट को होते हैं और बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग एंट्री न करके एक साथ की जाती है, जिसको हम कंपाउंड एंट्री के नाम से जानते हैं। 72 नंबर था। 73 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि चोरी, आग आदि से होने वाली हानि किस खाते के अंतर्गत आएगी? जैसे चोरी, माल चोरी हो गया या आग से जलकर नष्ट हो गया, ये पूछ रहा है कि किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा? वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता। क्यों नाम मात्र खाता आएगा भाई? इसलिए कि लॉस हुआ, अब कोई भी आय हो, व्यय हो, हानि हो, लाभ हो, ठीक ना, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हो। निम्नलिखित में से किस खाते में मालिक द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नकदी डेबिट की जाती है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस खाते में मालिक के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए, पर्सनल उपयोग के लिए निकाली गई नकदी को डेबिट किया जाता है? व्यवसायिक खाता में, आहरण खाता में, नगद खाता में? तो भाई ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि व्यवसाय के स्वामी ने पर्सनल यूज के लिए माल या पैसा या कुछ भी निकाला तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जो भी निकाला है उसका नाम, कैश निकाला है कैश, गुड्स निकाला है गुड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मजदूरों को मजदूरी दी। ध्यान दीजिएगा, मजदूर हैं, उनको मजदूरी दिया गया, क्या एंट्री किया जाएगा? मजदूरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री यही ना होती है कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ही सही है, क्योंकि मजदूरी खाता डेबिट, रोकड़ खाता क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ई। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाना चाहिए। मतलब एक मशीन है, इसको स्थापना किया गया तो उस पर व्यय को डेबिट किया जाना चाहिए। किसमें? स्थापना व्यय खाते में, विविध व्यय खाते में, संयंत्र खाते में, इनमें से भाई मशीन खरीदा गया और उसको स्थापित करने पर व्यय किया गया तो मशीन खाते में ही डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल में प्रविष्टि करना या जर्नलाइजिंग वर्ष में कितनी बार किया जाता है? मतलब कह रहा है जर्नल में प्रविष्टि करना या जर्नलाइजिंग का काम साल में कितनी बार किया जाता है? लेखा अवधि के अंत में, प्रत्येक वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष में 3 बार, लेखा अवधि के दौरान कई बार। यही ऑप्शन सही है। पूरे साल भर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे वैसे उसमें लिखते जाएंगे। नगद विक्रय का लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि कैश सेल किया गया, कोई सामान कैश सेल किया गया, कैश सेल किया गया है, तो इसका लेखा किस पुस्तक में किया जाएगा? विक्रय पुस्तक में तो किया नहीं जाएगा क्योंकि नगद किया गया है। क्रय पुस्तक में किया नहीं जाएगा। रोकड़ पुस्तक में, कोई भी कैश बुक में क्या लिखा जाता है? कैश आए कैश जाए, तो सब रोकड़ बही में लिखा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, छोटे छोटे व्यय जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है उनका लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है? ऐसे छोटे छोटे खर्चे जिनका भुगतान कैश में किया जाता है तो उसको किस पुस्तक में लिखते हैं? क्रय पुस्तक में ना, विक्रय पुस्तक में ना। देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही जिसको पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं, उसमें हम छोटे छोटे खर्चों का, कैश भुगतानों का लेखा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता? मतलब नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रविष्टि है जिसका मेन जर्नल में, मुख्य प्रविष्टि, मुख्य जर्नल में लेखा नहीं किया जाता। प्रारंभिक प्रविष्टि एक मुख्य जर्नल में किया जाता है, अंतिम प्रविष्टि ये भी किया जाता है, समायोजन प्रविष्टि ये भी किया जाता है, उधार विक्रय का लेखा प्रॉपर जर्नल या मेन जर्नल में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जब आपूर्तिकर्ता को माल वापस किया जाता है, जब सप्लायर को माल वापस किया जाता है तो क्या किया जाता है भाई? उसे बीजक भेजा जाता है ना, उसे डेबिट नोट भेजा जाता है। यही ऑप्शन सही है। उसे क्रेडिट नोट भेजा जाता है ना, उसे नगद पर्ची जाती है। सही ऑप्शन क्या है? जब सप्लायर को माल वापस किया जाता है तो डेबिट नोट भेजा जाता है, और यदि मान लीजिए कोई ग्राहक हमको माल वापस लेके आया तो वहां क्रेडिट नोट लिखा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। किसी फर्म के लेन देनों का रोजनामचा अभिलेखित करता है। किसी फर्म का जो ट्रांजैक्शन होता है, रोजनामचा क्या अभिलेखित करता है? विश्लेषणात्मक तरीके से, क्रमानुसार तरीके से, आवधिक तरीके से, संक्षिप्तीकरण से। सही आंसर क्या होगा? क्रमानुसार, सीक्वेंस बेसिस पे, या ऐसे समझिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, क्रमानुसार तरीके से रोजनामचा में रिकॉर्ड कोई भी ट्रांजेक्शन को किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खातों को संतुलित करने का क्या अर्थ है? खातों को संतुलित करने माने बैलेंसिंग करने का क्या मतलब है? नाम पक्ष का योग, जमा पक्ष का योग, नाम जमा दोनों पक्ष के योग के अंतर की गणना करना, यही है खातों को संतुलित करना, मतलब बैलेंसिंग करना। यदि एक ही प्रकृति के दो या दो से अधिक लेन देनों को एक साथ रोजनामचाकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब कह रहा है जब एक ही नेचर के दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको जनरलाइजिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि, पृथक रोजनामचा प्रविष्टि, खतौनी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि, मतलब कंपाउंड एंट्री या ज्वाइंट एंट्री। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर, कि रोकड़ बही में रोकड़ खाने का शेष सदैव होता है। कैश बुक में, कैश बुक में कैश का शेष बैलेंस क्या निकलता है? धनी निकलता है, विकर्ष निकलता है, ऋणी निकलता है, इनमें से कोई। हमेशा ध्यान दीजिएगा डेबिट शेष निकलता है कैश का। बैंक का भले क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, लेकिन कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऋणी को ही डेबिट करते हैं।
रोकड़ बही के बैंक खाने का नाम शेष क्या प्रदर्शित, नाम मतलब डेबिट शेष क्या प्रकट करता है? जमा, अधिविकर्ष, देखते हैं और क्या है। दो ऑप्शन, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। रोकड़ बही के बैंक खाने का शेष क्या प्रदर्शित करता है? ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी, ओवरड्राफ्ट प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, 3 खाने वाली रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है। 3 कॉलम वाली रोकड़ बही बनाया जाता है तो उसमें छूट का लेखा क्या किया जाता है? व्यापारिक छूट का, कि नगद छूट का, कि मौसमी छूट का, इनमें से कोई नहीं। कैश डिस्काउंट का हम लेखा करते हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही में। व्यापारिक छूट का लेखा जानते हैं, ये पुस्तकों में किया ही नहीं जाता है। द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित किया है, मतलब 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सभी लेन देन, नगद और बैंकिंग लेन देन, केवल नगद लेन देन, इनमें से कोई नगद और बैंकिंग लेन देनों का लेखा 2 कॉलम वाली रोकड़ बही में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी लेन देन के नाम मतलब डेबिट और जमा मतलब क्रेडिट का अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है तो यह है, मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक ही ट्रांजेक्शन है, माने एक ही लेन देन है, जिसको रोकड़ बही में डेबिट साइड में भी लिखते हैं और क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रा प्रविष्टि, साधारण प्रविष्टि, द्वित प्रविष्टि, इनमें से कोई नहीं, कॉन्ट्रा प्रविष्टि कहा जाता है, कॉन्ट्रा प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। खुदरा रोकड़ बही में प्रणाली अपनाई जाती है। खुदरा रोकड़ बही में कौन सा सिस्टम, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? उपार्जित प्रणाली, न अग्रदाय प्रणाली, यही सही है। इम्प्रेस सिस्टम, रोकड़ प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। अग्रदाय प्रणाली का मतलब इम्प्रेस सिस्टम खुदरा रोकड़ बही में, ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में अक्सर। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिस्तंभी रोकड़ बही। 3 स्तंभी रोकड़ बही का मतलब है 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में उभय पक्ष मतलब कॉन्ट्रा प्रविष्टि का जन्म लेती है। कंट्रा प्रविष्टि मतलब 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में कंट्रा प्रविष्टि कब जन्म लेती है? रोकड़ बैंक से रोकड़ निकालने पर, लेनदारों को भुगतान करने पर, बैंक से रोकड़ निजी उपयोग हेतु निकालने पर, इनमें से कोई नहीं। किस दशा में, बताइए? जब बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ऐसी दशा में 3 कॉलम वाली रोकड़ बही में कंट्रा प्रविष्टि की जाती है, दोनों तरफ लिखा जाता है रोकड़ बही। रोकड़ खाता किस तरीके का खाता है? आसान भी क्वेश्चन है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, वो सब हमारा वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई इसमें? बी। देखिए ये कट गया है। क्वेश्चन है कि खाता बही में लिए गए सभी खातों के शेषों के विवरण को क्या कहते हैं? मतलब खाता बही से, लेजर से, उनके खातों के शेषों से लिए गए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, विवरण बनाया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? भाई तलपट जानते हैं। तलपट मीन्स ट्रायल बैलेंस। क्योंकि देखते होंगे कि खाता बही जब भी बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? खाता सारे खाते, माने जितने भी खाते हैं सबके शेष निकालते हैं, शेष से एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। इसमें कह रहा है कि तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये किस पर्पज से बनाया जाता है? समस्त खातों के शेष के लिए, संपत्तियों और दायित्वों का तलपट के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए, कि लेखांकन परिस्थितियों की गणती शुद्धता के लिए? यही सही है। तलपट इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि लेखांकन परिस्थितियों की गणती शुद्धता की जानकारी हो सके। तलपट में शेष रहता है, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें शेष रहता है। कैसे रहता है भाई? केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाते का, कि केवल वास्तविक और नाम मात्र खाते का, केवल नाम मात्र और व्यक्तिगत खाते का, कि सबका? ट्रायल बैलेंस जब भी हम बनाते हैं उसमें समस्त खातों का शेष रहता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, सबका बैलेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट द्वारा प्रकट नहीं होता? नीचे कुछ अशुद्धियों के नाम दिए गए हैं, पढ़िए। पूछ रहा है उसमें से कि किस अशुद्धि में
निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट द्वारा प्रकट नहीं होता? बताइए। नीचे कुछ अशुद्धियों के नाम दिए गए हैं, बताना है आपको कि निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होता। मतलब अशुद्धियां दो तरीके की होती हैं, एक ऐसी अशुद्धियां जो तलपट द्वारा प्रकट की जा सकती हैं, एक ऐसी अशुद्धियां जो तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती। तो क्षतिपूरक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, लेखे संबंधी अशुद्धि, उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, क्षतिपूरक जो अशुद्धि होती है इसका पता तलपट द्वारा नहीं पता चलता है। सैद्धांतिक अशुद्धि है, इसका भी पता तलपट द्वारा नहीं चलता है, लेकिन लेखे में कहीं गलती किए हैं, इसका पता तलपट से चल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तब लेखापाल खोलता है। मतलब जब ट्रायल बैलेंस किसी कारणवश, ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि जब दोनों पक्षों का योग नहीं मिल पाता है ट्रायल बैलेंस का, तो जो अकाउंटेंट होता है वो कौन सा खाता खोलता है? आहरण खाता, भूल चूक खाता, पूंजी खाता, इनमें से कोई नहीं, उसे भूल चूक खाता खोलता है। भूल चूक खाता का मतलब सस्पेंस अकाउंट, ठीक ना? तो कौन सा खाता खोलेगा? सस्पेंस अकाउंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 98 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस को किस चरण के बाद तैयार किया जाता है। कह रहा है ट्रायल बैलेंस को किस स्टेप के बाद तैयार किया जाएगा। जर्नल में प्रविष्टि करने के बाद की जाएगी, कि खाता बही में पोस्टिंग करने के बाद की जाएगी, कि वित्तीय विवरण बनाने के बाद की जाएगी, कि बैलेंस शीट बनाने के बाद की जाएगी। ट्रायल बैलेंस को हमेशा खाता, पहले हमारा आता है जर्नल, फिर आता है खाता बही, फिर आता है तलपट। तो खाता बही में पोस्टिंग करने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 और इसके लास्ट का हो जाएगा 100। तलपट बनाने की विधियां हैं, बताइए। तलपट बनाने की विधियां कितनी है? सोच के बताइए। देखिए, जनरली माना गया है तलपट बनाने की, जैसे बुकों में देखे होंगे कि तलपट बनाने की 4 विधियां दी गई है, लेकिन जो व्यवहार के तौर पर जो प्रयोग में आने वाली विधि है वो 2 ही विधि प्रयोग में आती है। एक होता है योग विधि या दूसरा होता है शेष विधि। यहाँ पे योग और शेष दोनों ऑप्शन दिया गया और नीचे लिखा है उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये होता है कि तलपट बनाने की जितने भी ये नाम दिए गए हैं सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन का तो ऑप्शन ही 2 नीचे चला गया है, 2 ऊपर चला गया है। ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष तिथि को, कह रहा है किसी विशेष तिथि को विभिन्न प्रकार के खाता शेषों को सम्मिलित करने वाले विवरण को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, विशेष तिथि, विशेष तिथि का मतलब है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा वो विवरण है जिसको किसी विशेष तिथि पर ही बनाया जाता है। क्योंकि अंतिम खाते होते हैं वो किसी निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम खाता होगा नहीं, तो वो होगा आपका तलपट। तलपट क्या है? ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है कि वो ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा विवरण होता है, विवरण होता है, खाता नहीं होता है। ऐसा भी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि तलपट खाता है, खाता नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है जो किसी विशेष तिथि को बनाया जाता है। और वही यदि बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वो निश्चित तिथि को बनाया जाता है। खाता भैया ऑप्शन होगा नहीं, और देखते हैं क्या है, अंतिम खाता होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह आप लोग का पूरा अकाउंटिंग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक चीज और जरूरी बात आप लोग से कह दें कि ये अकाउंटेंसी का मतलब अकाउंट्स का या अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारे टॉपिक अभी कवर नहीं किए गए। तो मैं चाहता हूं कि एक लेक्चर और इस पर मैं प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं या कुछ इन टॉपिकों में से भी आप लोग को दे दिया जाए। और दूसरी चीज, इनकम टैक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो छूट गए हैं। जो पिछला लेक्चर गया है इनकम टैक्स का, तो उसमें से भी कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए हैं। तो मेरा विचार ये है कि उसमें जीएसटी और रिटर्न फाइलिंग वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, कम से कम 50 क्वेश्चंस, और आप लोग को 50 क्वेश्चन जीएसटी का और 50 क्वेश्चन आप लोग को इनकम टैक्स का मिला के एक लेक्चर उसका दे दो। ऑडिटिंग में अब आगे लेक्चर देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम जनरली मान लीजिए कि 19 तारीख को है,
तो समय भी नहीं मिल पाएगा। जो क्वेश्चन आपके पास सफिशिएंट इस समय अवेलेबल है उसको पूरे तरीके से आप तैयार करिए, और एक्स्ट्रा अब इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करिए और भाई सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करिए कि जो ये 20 नंबर को छोड़कर बाकी वाला जो टॉपिक है वो आप लोग का कब तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ से तो 20 ही मिलेगा, 20 में से तो क्वेश्चन आने के ऊपर डिपेंड है कि इसको कितना मिलेगा, लेकिन वो कवर हो जाएगा तो अच्छा स्कोरिंग चला जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, बाय।